माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है यह केवल इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए है और इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो भी पॉलिनेशन का ही था, लेकिन वह जो लेक्चर था हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एम्ब्रायो सैक जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं या फिर इसके कितने पोलर रीजन होते हैं, इन सारे संरचनाओं के बारे में आपने पढ़ा था। और फिर हमने आपको एक बात और बताया था कि एम्ब्रायो सैक जो होता है वह 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि इसमें 7 कोशिकाएं यानी कि 7 सेल और उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। That's why an embryo sac is called as 7-celled and 8 nucleate structure. तो लास्ट क्लास के टॉपिक से हम आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स में आकर के देना है आपको। तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि एम्ब्रायो सैक का जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वह कौन सा सेल होता है। एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन को कि एम्ब्रायो सैक का जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वह कौन सा सेल होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसका है कि एम्ब्रायो सैक का वह कौन सा सेल है जिसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एम्ब्रायो सैक का वह कौन सा सेल है जिसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन मैं आपको और भी देना चाह रहा हूं कि एम्ब्रायो सैक के किस रीजन पर, माइक्रोपाइलर रीजन पर या फिर कॉलेजल रीजन पर, किस रीजन पर एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में आकर के देना है। चलिए आज हम लोग आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को समझते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलन ग्रेन्स, उसी से बना है आपका पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया था कि एक फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, और एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम लोग स्टामेन कहते हैं। और प्रत्येक स्टामेन के 2 भाग होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख रहे हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इस फ्लावर में आपको यहाँ से दिख पा रहे होंगे दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर। हमने आपको बताया था कि एंथर जो होता है वह एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, द्विपालित संरचना होती है, और एंथर में ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया होगा। और यहाँ पर हमने बताया था किसी एंथर में छोटे छोटे काफी महीन पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। आइए अब जो है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, हमने आपको बताया था कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गाइनोसियम, और गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम लोग कहते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। हमने आपको ये भी बताया था यदि गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 1 हो तो इसे हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और यदि गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 2 हो तो बाइकार्पेलरी, और गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या मोर देन 2 हो तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। तो यहां से आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि प्रत्येक पिस्टिल या फिर कार्पेल के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे जो ऊपर पार्ट होता है उसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और सबसे जो मिडिल पार्ट होता है तो उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, और फिर जो नीचे का सोलन पार्ट होता है उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और ओवरी में हमने आपको बताया था, ओवरी में ओव्यूल पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल सीड के रूप में डेवलप होता है। तो आइए अब हम पॉलिनेशन के टर्म को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एंथर में हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है, एंथर में हो रहा है। और जब यही पॉलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा पर चला जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? एक बार फिर समझिए,
हमने आपको बताया कि एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और जब यही पॉलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो यहाँ से आपका ये टर्म क्लियर होता है कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the plant of the flower that is known as pollination। आइए हम लोग पॉलिनेशन के टाइप के बारे में जानते हैं। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहाँ पर आपको मुख्य रूप से पॉलिनेशन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। मुख्य रूप से मेनली जो पॉलिनेशन का टाइप होता है वह 2 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और जो सेकेंड टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, सेल्फ का मतलब स्वयं से। यदि एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन पॉलिनेशन के ड्यूरिंग जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है वह ट्रांसफर यदि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच हो रहा है तो भी हम लोग उसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पहला टर्म आता है, जो इसका पहला टाइप है, वो है आपका ऑटोगेमी। एनसीईआरटी बुक जो है आपका इसी को आपको यहीं से लेकर चला है। पहला टाइप ऑटोगेमी, सेकेंड टाइप डिटेरोगेमी, और थर्ड टाइप जो है आपका जीनोगेमी। लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका आगे का जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, जो नीट का एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपके ये टॉपिक आपके हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइप है आपका ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटो का मतलब भी क्या होता है, यानी कि खुद से। तो ऑटोगेमी किसे कहते हैं, ऑटोगेमी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स। यानी कि यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी लेकिन विद इन सेम फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन, एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स उसी के एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो पॉलिनेशन का टाइप शो हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे ऑटोगेमी। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हुआ, उसी के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोगेमी कहेंगे। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में होंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोगेमी कहेंगे। अब आइए ऑटोगेमी की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पर हम आपको 2 कंडीशंस बताने जा रहे हैं जो यदि उपलब्ध हो तो फिर क्या होते हैं, ऑटोगेमी होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। पहला कंडीशन क्या है, होमोगेमी। होमोगेमी हम लोग किसे कहेंगे, होमोगेमी का मतलब होता है यदि फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही समय में मैच्योर हो, दोनों एक ही टाइम में मैच्योर हो तो इसे हम लोग कहते हैं होमोगेमी। एक बार फिर समझिएगा, होमोगेमी का मतलब हुआ कि यदि फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा ये दोनों के दोनों यदि एक ही टाइम में मैच्योर हो, एक ही टाइम में डेवलप हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोगेमी कहेंगे। अब देखिए यदि होमोगेमी की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो ऑटोगेमी होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। क्यों कम होती है, मान लेते हैं कि एंथर पहले डेवलप कर गया और स्टिग्मा बाद में डेवलप किया, तो आपने पढ़ा भी है कि जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं सभी के कुछ अपनी जीवन क्षमताएं होती हैं, सभी का अपना कुछ लाइफ स्पान्स होता है। अर्थात कहने का मतलब पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद कुछ खास पीरियड तक ही जर्मिनेशन की कैपेसिटी को रखता है। यदि उस टाइम पीरियड के अंदर उसे स्टिग्मा नहीं मिल पाया तो फिर वो जर्मिनेशन की कैपेसिटी को खो देता है। इस कारण से यदि होमोगेमी की प्रक्रिया नहीं होती है तो ऑटोगेमी होने की संभावनाएं नहीं होगी। दैट्स व्हाई होमोगेमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑटोगेमी। यदि होमोगेमी होगा तो ऑटोगेमी होने की संभावनाएं अधिक होगी। आइए दूसरा जो कंडीशन है, लेवल ऑफ एंथर, लेवल ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज सिमिलर। यदि स्टिग्मा और एंथर दोनों का लेवल एक समान हो तो भी ऑटोगेमी होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। क्यों? अब देखिए
यदि स्टिग्मा और एंथर का लेवल एक समान हो तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं और ऑटोगेमी होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसलिए सेकेंड कंडीशन जो है आपका लेवल ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज सिमिलर, ये भी आपको हेल्प करता है ऑटोगेमी की प्रक्रिया में। अब आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ऑटोगेमी का क्या एग्जांपल्स हो सकता है, तो फर्स्ट एग्जांपल इसका देखिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर। यहाँ पर आपका एक टर्म है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप लोग बीबीआई मान लें। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होता है उसमें ऑटोगेमी कॉमन होता है। सामान्यतः क्लिस्टोगेमस फ्लावर में ऑटोगेमी होता है। आइए हम लोग क्लिस्टोगेमस को समझते हैं कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हम वैसे फ्लावर को कहते हैं जो कभी एक्सपोज नहीं होते हैं, जिनके एंथर और स्टिग्मा कभी खुले हुए नहीं होते, ओपन नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। तो आइए यहाँ समझते हैं हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब हुआ वैसे फ्लावर्स which don't open at all, जो कभी नहीं खिलते हैं, इसके स्टामेन और स्टिग्मा ये सभी कभी एक्सपोज नहीं होते हैं, उससे हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। इन सच फ्लावर ऐसे पुष्प में क्या होते हैं, एंथर्स एंड स्टिग्मा दोनों क्या होते हैं, पास होते हैं, और यदि एंथर और स्टिग्मा पास हो तो ऑटोगेमी होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए जो सेकेंड टर्म है कैस्मोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर जो होता है वह एक नॉर्मल फ्लावर की भांति होता है, एक सामान्य फूल होता है। इसके जो स्टामेन यानी कि एंथर और फिर जो स्टिग्मा होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, खुले होते हैं, अर्थात आप किसी सामान्य पुष्प को कैस्मोगेमस फ्लावर कह सकते हो। तो यहाँ से आपका ये दो टर्म है और ये दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अवश्य ही याद रखें। अब आइए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर और कैस्मोगेमस फ्लावर दोनों टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और हम वैसे प्लांट्स के एग्जांपल को देखने जा रहे हैं। जैसे कि सम प्लांट्स सच एज वायोला, इसका कॉमन नाम पांसी है, ऑक्जेलिस जिसे हम लोग खट्टी बूटी के नाम से भी जानते हैं, कोमेलिना और इसे हम लोग कंटोवा के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के जो प्लांट होते हैं ये प्लांट दो टाइप के यानी कि एवं बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस, ये जो होते हैं ये दोनों प्रकार के यानी कि क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस दोनों टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ से आप लोग कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस दोनों टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आधे फूल या कुछ फूल इसके क्लिस्टोगेमस होंगे और कुछ फूल क्या होंगे, कैस्मोगेमस होंगे। तो यहाँ से आपका ऑटोगेमी कंप्लीट होता है। आइए हम लोग जिटेनोगेमी को देखते हैं। जिटेनोगेमी को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वजात पुष्पी परागण। स्वजात का मतलब होता है एक ही जाति वाले। अब देखिए एक ही प्लांट के जितने सारे भी फ्लावर्स होंगे वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, और यदि एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी कहेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कि जिटेनोगेमी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, देखिए यहाँ पर हर एक टाइप में पॉलन ग्रेन का ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जिटेनोगेमी क्या कहता है, जिटेनोगेमी कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to the stigma of another flower of the same plant। यदि एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं जिटेनोगेमी। जिट क्लियर। अब देखिए जिटेनोगेमी में क्या होता है, एक पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, जब कभी भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो वो क्या होता है, किसी एजेंट के माध्यम से ट्रांसफर होता है। ऐसा तो है नहीं, मैग्नेटिक पावर तो है नहीं पॉलन ग्रेन के पास कि स्टिग्मा की ओर वो तुरंत आकर्षित हो जाए। तो यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने के लिए कुछ फैक्टर्स, कुछ एजेंट की आवश्यकता होती है,
और ये एजेंट हो सकते हैं एयर हो सकते हैं, हो सकता है कि हवा के झोंकों के माध्यम से, हो सकता है कि कुछ इंसेक्ट कीट के माध्यम से, या फिर कुछ छोटे बर्ड्स के माध्यम से ये पॉलिनेशन का ट्रांसफर होता हो। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ड्यूटेरोनोमी में सामान्यतः पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए यदि पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे तो पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए जेनोगेमी जो है आपका वह क्रॉस पॉलिनेशन करता है। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं यदि दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन हो रहा हो लेकिन ये दोनों फ्लावर डिफरेंट प्लांट के हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि दो प्लांट होंगे और उन दोनों प्लांट के फ्लावर के बीच पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी। यानी कि एक प्लांट के एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स यदि दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर होते हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जेनोगेमी कहेंगे। जेनोगेमी देखिए क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। यदि विभिन्न पादपों के बीच पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जेनोगेमी कहेंगे। जेनोगेमी में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये जेनेटिक वेरिएशंस हाई डिग्री में शो करता है क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट के गैमेट्स आपस में आकर के मिलते हैं और ये गैमेट्स हो सकता है कि इन दोनों की स्पीसीज अलग भी हो या एक भी हो सकते हैं। दोनों में जेनेटिक वेरिएशंस ज़्यादा होता है इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है जो कि काफ़ी डिफरेंट साबित होता है। इसलिए जेनोगेमी जो होता है, जेनोगेमी की प्रक्रिया में काफ़ी हाई डिग्री अमाउंट में क्या होते हैं? जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ से आपका जेनोगेमी तक कंप्लीट हो जाता है। अब आइए जेनोगेमी के बाद एक दूसरा टाइप है हाइब्रिडिज्म। हाइब्रिडिज्म किसे कहते हैं? कभी कभार क्या होता है इंटर स्पेसिफिक प्लांट में भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। यानी कि दो वैसे प्लांट जो स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो तो वहाँ पर भी पॉलिनेशन यदि हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडिज्म। यानी कि यहाँ पर हम दो डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर ले लेंगे, एक अलग स्पीसीज का होगा और दूसरा भी अलग स्पीसीज का होगा और यदि इन दोनों के बीच, रेयर केस में होता है, इन दोनों के बीच यदि पॉलिनेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइब्रिडिज्म। ये आपका एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक है, आपका एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है। अब आइए क्रॉस पॉलिनेशन का जो दूसरा टाइप है वो है आपका बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। ये जो टाइप था वो था आपका बेस्ड ऑन द प्लांट्स, ये प्लांट के आधार पर था। आइए हम लोग फैक्टर्स के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? हमने आपको पहले ही बताया, फैक्टर्स यहाँ पर वो एजेंट होते हैं, वो कारक होते हैं जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करता है। और ये फैक्टर्स दो टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है ये फैक्टर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। यदि फैक्टर लिविंग हो तो इसे हम लोग कहेंगे बायोटिक एजेंट और यदि फैक्टर नॉन लिविंग हो तो इसे हम लोग कहेंगे एबायोटिक एजेंट। समझ में आ रही है बात? प्रेम प्रियांशु, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूँ? मैं सब देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आप बात करने जा रहे हैं, फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। लिविंग जब होगा तो उसे हम लोग कहेंगे बायोटिक एजेंट और यदि नॉन लिविंग होगा तो उसे हम कहेंगे एबायोटिक एजेंट। आइए हम लोग बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, फैक्टर के आधार पर पॉलिनेशन के टाइप को देखते हैं और इसमें से श्योर रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। टर्म है आपका फैक्टर्स। फैक्टर को आप लोग यहाँ पर इसे एजेंट भी कह सकते हो। ये एजेंट दो प्रकार के हो सकते हैं और ये वैसे फैक्टर होते हैं जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करता है। आइए फर्स्ट जो टाइप है इसका, वह टाइप है इसका एबायोटिक एजेंट।
या एबायोटिक फैक्टर। और जो सेकेंड हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बायोटिक फैक्टर या बायोटिक एजेंट। यदि हम एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक एजेंट जो होगा यहाँ पर वह एयर हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है। यदि कोई एक्वेटिक प्लांट्स है और यदि फ्लावरिंग प्लांट्स है तो वहाँ पर एक्वेटिक मीडियम यानी कि वाटर के माध्यम से पॉलिनेशन संभव हो सकता है। आइए, तो इसका पहला एग्जाम्पल हो जाता है एयर और फिर हो सकता है इसका वाटर। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं यानी कि नॉन लिविंग एजेंट होते हैं और इन दोनों के माध्यम से भी पॉलन का ट्रांसफर होता है। अब आइए, जिसका सेकेंड टाइप है वो है आपका बायोटिक एजेंट और इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें हमेशा लिविंग एजेंट आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ले सकते हैं लिविंग में इंसेक्ट, इंसेक्ट के अलावा छोटे छोटे बर्ड्स, मे बी स्नेल, मे बी सम एनिमल्स या बैट जिसे हम चमगादड़ भी कहते हैं। ये सारे ऐसे लिविंग फैक्टर्स हैं जो पॉलिनेशन के ड्यूरिंग पॉलिनेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आइए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंट क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंट होता है वह होता है यह इस बात का डिफरेंस होता है कि ये बायोटिक एजेंट ये नॉन लिविंग एजेंट है। इसको इससे मतलब नहीं है कि फ्लावर अट्रैक्टिव है या नहीं है, फ्लावर कलरफुल है या नहीं है, फ्लावर सेंटेड है या नहीं है, एयर को उससे कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि एयर क्या है? नॉन लिविंग एजेंट है। तो सामान्यतः एयर या वाटर के द्वारा पॉलिनेट होने वाले जो प्लांट्स के फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें स्मेल सेंटेड, वो सेंटेड नहीं होता है, वो कलरफुल नहीं होता है, वो कलरलेस हो सकता है, वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वैसे पुष्प, वैसे फ्लावर जो आकर्षक नहीं हो, जो कलरफुल नहीं हो, जो सेंटेड नहीं हो, वहाँ पर अमूमन जनरली वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एबायोटिक एजेंट के माध्यम से ही पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज एयर के माध्यम से या फिर वाटर के माध्यम से। यदि एक्वेटिक प्लांट हो तो वाटर के माध्यम से। अब आइए, बायोटिक एजेंट जनरली फ्लावर तक विजिट करते हैं। क्यों विजिट करते हैं? वो दो पर्पस से विजिट करते हैं। एक पहला पर्पस क्या हो जाता है? पहला पॉइंट ऑफ व्यू उसका बन जाता है यदि फ्लावर अट्रैक्टिव हो और सुगंधित हो, सेंटेड हो। यदि फ्लावर अट्रैक्टिव हो, सुगंधित हो, सेंटेड हो या फिर कलरफुल हो तो ये अट्रैक्शन बायोटिक एजेंट को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वजह से बायोटिक एजेंट में चाहे इंसेक्ट हो या बर्ड्स हो, वो फ्लावर की ओर आकर्षित होते हैं। बदले में वो वहाँ पर फ्लावर पर वो फ्लावर पर विजिट करते हैं और वहाँ से वो क्या करते हैं? फूड को ऑब्जॉर्व करते हैं, फूड को ऑब्जॉर्व करते हैं, नेक्टर को ऑब्जॉर्व करते हैं, फूलों के रस को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वो बदले में फ्लावर में पॉलिनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जब वो फ्लावर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर होते हैं तो इसी दौरान क्या होते हैं? उनके बॉडी से, उनके लेग से क्या होता है? कुछ पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है यह एक म्यूचुअलिज्म की प्रक्रिया है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इसे आप लोग आगे पढ़ोगे, इकोलॉजी में पढ़ोगे। म्यूचुअलिज्म जो है एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है? दो एजेंट, दो स्पीसीज आपस में पारस्परिक रूप से लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इंसेक्ट जब फ्लावर पर विजिट करता है तो वो फ्लावर से नेक्टर प्राप्त करता है, रस प्राप्त करता है, बदले में फ्लावर को वो पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों स्पीसीज दोनों से एक दूसरे से लाभान्वित हैं। इसलिए यह प्रक्रिया जो है, यह फेनोमेना जो है वो म्यूचुअलिज्म का फेनोमेना है जिसमें दोनों बेनिफिटेड होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए, अब एयर के माध्यम से यदि पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहेंगे? वाटर के द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे? जब स्नेल के द्वारा होगा तो क्या कहेंगे? जब इंसेक्ट के द्वारा होगा तो क्या कहेंगे? इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे।
फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, यदि पॉलिनेशन एयर के माध्यम से हो रहा हो, यदि पॉलिनेशन एयर के माध्यम से होता है तो इसे हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, एनिमोफिली में जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो वो आपका एयर हो जाएगा। यदि फ्लावर में पॉलिनेशन एयर के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। इट मीन्स व्हेन पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन occurs by air, then it is known as एनिमोफिली। सेकेंड टर्म जो है आपका वह है आपका हाइड्रोफिली। जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया वाटर के माध्यम से होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक भी है कि हाइड्रोफिली सामान्यतः वैसे फ्लावर में ही होते हैं, वैसे एक्वेटिक फ्लावर में होते हैं जिनके पुष्प, जिनके फ्लावर, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जिनके फ्लावर या तो वाटर के सरफेस पर होंगे या वाटर के सरफेस से नीचे होंगे। यदि वाटर के सरफेस से ऊपर यदि कोई फ्लावर का पोजीशन होता है तो वहाँ पर हाइड्रोफिली नामक प्रक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पानी में ज्वार भाटा जनरली तो उत्पन्न होगा नहीं, ज्वार भाटा तो उत्पन्न होंगे सामान्यतः महासागरों में, ओशंस में, तो वहाँ पर नहीं होता है। तो मान लेते जैसे कि कमल का फ्लावर, ठीक है, तो कमल में क्या होगा आपका, कमल में हाइड्रोफिली नहीं होगा। हालांकि कमल एक एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक फ्लावर है, लेकिन कमल में हाइड्रोफिली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कमल का जो फ्लावर होता है वो वाटर के पोजीशन से, वाटर के लेवल से उसका एवं पोजीशन होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कमल में आपका क्या होगा, वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा। जनरली यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन होंगे, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोफिली में भी यहाँ पर दो टाइप आपका बन जाता है। यदि पॉलिनेशन की प्रक्रिया वाटर के सरफेस पे हो रही है या फिर यदि पॉलिनेशन की प्रक्रिया वाटर के सरफेस से नीचे हो रही है। यदि हाइड्रोफिली में पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पर होता है तो इसे हम लोग कहते हैं एपी हाइड्रोफिली, और यदि वाटर के सरफेस से नीचे होता है तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से एक टर्म आपका आ गया एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली का मतलब हो गया यदि पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है लेकिन वाटर के सरफेस पर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपी हाइड्रोफिली कहेंगे। और यदि हाइड्रोफिली होता है लेकिन वह वाटर के सरफेस से नीचे होता हो तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब हो जाता है नीचे। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। यदि पॉलिनेशन की प्रक्रिया वाटर के सरफेस पर होती है तो एपी हाइड्रोफिली, और यदि पॉलिनेशन की प्रक्रिया वाटर के सरफेस से नीचे होती है तो हाइपो हाइड्रोफिली। ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ हाइड्रोफिली से संबंधित एग्जाम्पल यहाँ पर पूछे जाते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को यदि आप ध्यान रखते हैं तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाइड्रोफिली में आपका आ जाता है हाइड्रिला, जिसके एग्जाम्पल्स में आते हैं हाइड्रिला, और फिर वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा। जोस्टेरा एक प्रकार का समुद्री घास है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। तो हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा, इन तीनों प्लांट्स में हाइड्रोफिली होगा। इन तीनों प्लांट्स में क्या होगा, हाइड्रोफिली होगा, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। अब देखिए अब कहोगे सर इसका एग्जाम्पल आपने नहीं दिया, तो इसका एग्जाम्पल कॉमन हो जाता है। वे यदि मान लेते हैं हवा का झोंका आता है तो किसी भी फ्लावर में हो सकता है कि हवा के झोंकों के माध्यम से पॉलिनेशन ट्रांसफर हो जाए, तो जनरली इसके एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, आपको ये पूछा जा सकता है कि जो फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं है, जो कलरफुल नहीं है, उसमें जनरली कौन सा पॉलिनेशन होगा, तो एनिमोफिली होगा, एयर पॉलिनेशन होगा। ध्यान रखिए। अब देखिए थर्ड टाइप, इसका भी थर्ड टाइप है, वो है आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम लोग एक टर्म देते हैं इंटोमोफिली। क्या टर्म देते हैं, इंटोमोफिली। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसे हम लोग कहेंगे
इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन का मतलब हो गया जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया इंसेक्ट के माध्यम से होती है, कीटों के माध्यम से होती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि पूछा जाए आपसे कि सुगंधित पुष्पों में या रंगीन जो पुष्प होते हैं उसमें पॉलिनेशन का कौन सा टाइप होगा, तो उसमें जनरली क्या होता है, इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है, यानी कि एंटोमोफिली होता है। इसकी एक और विशेषता होती है एंटोमोफिली की, एंटोमोफिली जहाँ पर भी होगा वो ये तो फिक्स है ही कि एंटोमोफिली जो जहाँ भी होगा वो रंगीन पुष्प में होगा और सेंटेड में होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, सामान्यतः सुगंधित पुष्प या रंगीन पुष्प उसमें समानता क्या होगा, एंटोमोफिल होगा। इसे ध्यान रखिएगा। कीटों द्वारा परागित होने वाले, पॉलिनेट होने वाले पुष्प सुगंधित और रंगीन होते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए फोर्थ टाइप, एंटोमोफिली के बाद का जो टाइप आता है वो है आपका बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन को हम लोग एक टर्म देते हैं ऑर्निथोफिली। इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली यानी कि बर्ड पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया बर्ड्स के माध्यम से होती हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया होगा ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी हमने आपको बताया था, जीव विज्ञान की वैसी शाखा, बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और यदि इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर भी है। अब आइए फिर आपका फिफ्थ टाइप जो है यहाँ पर वो है आपका जूफिली। जूफिली का मतलब हो गया ये एनिमल पॉलिनेशन हो गया आपका, एनिमल पॉलिनेशन यानी कि जब पॉलिनेशन किसके द्वारा होता हो, छोटे छोटे एनिमल के द्वारा होता हो तो इसे लोग कहेंगे जूफिली। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है स्नेल, स्नेल पॉलिनेशन। यदि पॉलिनेशन की प्रक्रिया स्नेल के द्वारा होती है तो इसे हम लोग कहते हैं मलाकोफिली कहते हैं, यानी कि स्नेल पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा इसे आप लोग। घुमा परागण इसको हम लोग कहते हैं। जब परागण की प्रक्रिया, जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया स्नेल के द्वारा होती हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मलाकोफिली कहेंगे। और सबसे लास्ट है आपका काइरेप्टेरोफिली। काइरेप्टेरोफिली को हम लोग कहते हैं बैट पॉलिनेशन। बैट पॉलिनेशन, जब पूरा पॉलिनेशन की प्रक्रिया बैट के द्वारा होती हो तो इसे हम लोग कहते हैं बैट पॉलिनेशन यानी कि काइरेप्टेरोफिली। सामान्यतः काइरेप्टेरोफिली जो होता है वो कदम के पुष्पों में होता है, और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह समझे होंगे। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यदि पॉलिनेशन की प्रक्रिया एयर के द्वारा एनिमोफिली, वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के द्वारा तो एंटोमोफिली, और बर्ड्स के द्वारा तो ऑर्निथोफिली, एनिमल के द्वारा तो जूफिली, और स्नेल के द्वारा तो मलाकोफिली, और बैट के द्वारा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, काइरेप्टेरोफिली कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह समझे होंगे। और आप जो है नेक्स्ट क्लास के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देने जा रहे हैं आपको। यहाँ से आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस का जवाब इस क्लास में भी आपको दे रहे हैं कि फ्लावर के किस टाइप में सबसे ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपके पास 3 है। सबसे पहला है आपका ऑटोगेमी, सेकेंड जिटेनोगेमी, और थर्ड हम आपको ऑप्शन देने जा रहे हैं जीनोगेमी। इन तीनों में से आपको बताना है किस टाइप के पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए